जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी प्लस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा पाषाण से हम स्टार्ट करेंगे, उसी क्रम में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे एक वीडियो जो लुसेंट कैसे पढ़ें, काफ़ी आप लोगों ने उसको सराहा और उसके लिए आपने बहुत सारे कमेंट उसके नीचे किए कि इस पुस्तक के बारे में बताइए, जैसे लुसेंट ऑब्जेक्टिव को बताइए, किरण पब्लिकेशन बेस्ट है या लुसेंट, और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आपने हिस्ट्री के बारे में बोला सर हिस्ट्री पढ़ाइए, जो भी BPSC वगैरह SI के एग्जाम है, बिहार दरोगा का और सारे एग्जाम है, उसके लिए आप पढ़ाइए। हिस्ट्री काफ़ी आप लोगों को जटिल लग रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हिस्ट्री का लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ और पॉलिटी के भी लेक्चर आएंगे, लेकिन जो अभी पढ़े हैं प्लेलिस्ट में, आप भारतीय राजव्यवस्था नाम से उसको जाके देखिए। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल पढ़ने से पहले हम ऐतिहासिक काल को पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐतिहासिक काल को हम 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। अब इसमें बहुत लोगों को पता नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो छोटी सी बात है, हम बता देते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आप लोग, मैं यहाँ साइड हो जाऊंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। और एक होता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। स्पष्ट ना दिखे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आगे से वीडियो में सुधार हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल का मतलब जिस काल में, जिस भी इतिहास काल के अध्ययन हम कर रहे हैं, वहाँ पे केवल हमको जो होता है पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे हमको साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। जैसे हम पाषाण काल पढ़ेंगे तो ये प्रागैतिहासिक काल है, क्योंकि यहाँ पे लिखने उखने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता हमें कि कोई इन्होंने साहित्य लिखा है। उसके बाद आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य, मतलब उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा है वो भी मिला है, लेकिन हम उसे पढ़ने में असमर्थ हैं, यानी अधूरा है। वो मिला तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। तो आद्य ऐतिहासिक काल, एग्जाम्पल के लिए हमारी हड़प्पा संस्कृति, हमने जो भी पाए साहित्य उसको पढ़ तो पाए नहीं है। बाद में आता है ऐतिहासिक काल। इसमें साहित्यिक साक्ष्य भी मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे, लेकिन हम साहित्यिक साक्ष्य पढ़ लेते हैं, इसलिए हमारा एक ऐतिहासिक काल माना जाता है। जैसे वैदिक, यानी हमने ऋग्वेद वगैरह को पढ़ लिया तो हो गया ऐतिहासिक काल। छोटी सी बात थी, इसको हमने आगे मिटा के सीधे अपने पॉइंट पे आना है, पाषाण काल, ठीक है। चलिए पाषाण काल पे आते हैं। उसके बाद आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप नोट्स बनाते रहिए और यहाँ से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको भी छोड़ नहीं रहा हूँ, इसको कंप्लीट करता हूँ। पाषाण काल, ये मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। पाषाण काल, देखिए पाषाण काल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पत्थर का काल। यहाँ पे पत्थर की उपयोग ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्या, इन्हीं का होता ही था। बाद में अगर आप पश्चिम के क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पे हड्डी वगैरह के उपकरण मिले हैं, क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र थे, वहाँ पे हड्डी वगैरह ज़्यादा काल तक सुरक्षित रहे। और जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा देर तक कोई भी सामान सुरक्षित नहीं रहता है, कोई भी साक्ष्य सुरक्षित नहीं रहता है। तो पश्चिमी सभ्यता में हमें देखने को मिलते हैं हड्डी वगैरह ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते। तो हम पाषाण काल को पत्थर का काल मान के चलते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, तो पत्थर के काल, इसको देखिए वैज्ञानिकों का नाम थोड़ा सा प्रश्न पूछता है, इसलिए हम देखते हैं। 3 कालों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो इसके विभाजन का कार्य किया किसने? इसके विभाजन का कार्य किया था आपके जॉन लुआक। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे मैं तीनों काल को बताता हूँ। ये हो गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ये हो गया मध्य पाषाण काल, ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए, मैं समझा रहा हूँ। और ये हो गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। ये 3 काल हो गए। इसको बांटने का काम किया जॉन लुआक ने। अब यहाँ हम देखते हैं पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया अध्ययन की सुगमता के लिए। ये काम किसने किया? ये काम किया आपके एडवर्ड, नाम था एडवर्ड लॉर्टेट, इतिहासकार हैं ये लोग। तो इनका आप लोग नाम याद रख लीजिए कि उन्होंने इसको बदला है, नाम को विभाजित किया है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया निम्न पूरा पाषाण काल, यहाँ लिख देता हूँ पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये हो गया मध्य पूरा पाषाण, ये हो गया उच्च पूरा पाषाण,
यहाँ दिख रहा है, बोल दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो उच्च पुरा पाषाण काल। यानी देखिए पाषाण काल, पत्थरों का काल, इसको 3 भागों में विभाजित किसने किया? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, 3 भागों में विभाजित किया जॉन लुओक ने। फिर इनको रहा नहीं गया, एडवर्ड लॉर्टेड ने कहा भाई मैं भी कुछ करूं, रचनात्मक कार्य करूं। तीनों ने कहा चलिए इसको हम अध्ययन की सुगमता के लिए पूरा पाषाण को ही 3 भागों में बांट लेते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, 3 कालों में बांट दिया इन्होंने। अब देखिए ये पूरा भौगोलिक आधार पे मैंने आपको यहाँ पे स्थानों के बारे में चर्चा की है। तो अभी मैं पूरा पाषाण काल समझा दूंगा, उसके बाद एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, कभी आपके एक भी प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। और ये सारी चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है, 45,000 रुपये देकर पढ़ाऊँ, आपको मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फटाक से लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, काफ़ी देर लगती है यही मिटाने वगैरह में, अब इसको एडिट तो बार बार कर नहीं सकते हैं वीडियो को, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल, 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें जो हमने बताया आपको, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, तो इसके कालक्रम की हम बात करते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, ये कालक्रम है पूरा पाषाण काल का। अगर हम इसको निम्न पूरा पाषाण काल में बांटें तो निम्न पूरा पाषाण काल होता है, देखते चलिए, निम्न पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो ये होता है 2 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण, ये शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। समझते रहे, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, लिखने पे मत ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। और ये हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ये कालक्रम हो गया। कहीं कहीं पूछ लेता है, लेकिन आप नहीं भी याद रखेंगे तो एक मोटा मोटा बना लीजिए कि पूरा पाषाण काल का जो काल है 2 लाख से 10,000 है। ये इसका ईयर ज़्यादा मतलब पूछता नहीं है, वैसे अगर याद हो जाए तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या अंतर है। देखिए इसके नाम जो अगर भूगर्भिक काल के नाम पे अगर पड़ता है तो इसको बोलते हैं निम्न प्लेस्टोसीन, इसको बोलते हैं मध्य प्लेस्टोसीन, और इसको बोलते हैं उच्च प्लेस्टोसीन। इसी के नाम पे पड़ा है मध्य, निम्न, उच्च, इसी को आपको आगे बस जोड़ देना है प्लेस्टोसीन। आगे जब आएगा मध्य पाषाण काल वो होलोसीन युग होता है, ये भूगर्भिक जो भूगोल होता है उसके आधार पे है। तो ये इतना बस दिमाग में आप रख लीजिए, प्लेस्टोसीन एज बोला जाता है पूरा पाषाण काल को, ठीक। अब इसमें आपको ये देखना है निम्न पाषाण काल में क्वार्टेजाइट, यहाँ देखिए क्वार्टेजाइट, शायद वर्तनी में कोई दिक्कत हो, लेकिन क्वार्टेजाइट मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द ध्यान दीजिएगा। क्वार्टेजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे, काफ़ी कठोर पत्थर होता था, और इसमें जो पत्थर का उपयोग किया जाता था, मान लीजिए कोई पत्थर है तो इसमें 2 टुकड़े अगर करेंगे हम, मान लीजिए इसको काट दिए तो इसको फ्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक। और इसके क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट हो जाएगा क्रोड, ठीक। ये बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया, सॉरी ये छोटा पार्ट हो गया है, बड़ा पार्ट हो गया। तो बड़े पार्ट का उपयोग ये हथियारों के रूप में करते थे निम्न पूरा पाषाण काल में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये कालक्रम बीतेगा, ये उच्च पूरा पाषाण आते आते ये छोटे जो शल्क उपकरण बनाने लगे, यानी छोटे टुकड़े से और नुकीले होते थे, और जो इनकी हाइट होती थी, जो चौड़ाई से डबल इसकी दुगुनी हाइट हुआ करती थी हथियारों की, वो उच्च पूरा पाषाण काल में। अब देखिए तीनों में मैं अंतर बताता हूँ, तीनों में समानता बताता हूँ क्या है। निम्न पूरा पाषाण काल में भी मानव खाद्य संग्राहक था और आखेटक था, यानी शिकारी था और खाद्य लाके इकट्ठा करता, तीनों काल में समानता है। मध्य पाषाण काल में अभी पशुपालन की व्यवस्था हो जाएगी, तो मध्य पाषाण काल आएंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो खाद्य संग्राहक, चित्रकला का भी विकास है, वो सारी चीज़ें अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं पूरे पॉइंट से, क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैप के आधार पे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं। ये तो बस आपको मोटी मोटा मैंने समझा दिया, प्रश्न यहाँ से आने वाले। देखिए स्थानों के बारे में, ये है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। ये मैं रेट से ही समझाता हूँ, आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ है, ये स्थल पूछता है तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है सोहन घाटी। और जो संघाव के है, इसी की कमी थी राहुल, स्टार्ट है।
चलिए, बिजली की कृपा नहीं रही, बिजली चली गई। अब फिर से शुरू करते हैं हम संघाव केव तक आ गए थे। संघाव केव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि पुरा पाषाण कालिक स्थल संघाव केव कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है, या फिर दे देगा भारत के कालपी में, मतलब उत्तर प्रदेश के कालपी में दे देगा, या तमिलनाडु के अतिरपक्कम दे देगा। ऐसे करके प्रश्न आते हैं, तो हम इसी को ध्यान में देखते हैं और मैपिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। अब फटाफट हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का संघाव केव हो गया। अब हमारा जो पीओके या फिर कहें तो कश्मीर समथन है, क्या है? समथन। ये कहाँ पे है? कश्मीर में, पूरा पाषाण कालिक स्थल। पहलगाम, ये भी कश्मीर में है। दिदवाना, ये 4 लाख वर्ष पुराना यहाँ पे हस्त कुठार मिले हैं, तो इसको भी काफ़ी हस्त कह रहे हैं, पाषाण कालिक के वो औजार मिले हैं, तो ये 4 लाख वर्ष पुराना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। उसके बाद रतनपुरा, ये रतनपुरा गुजरात में है, पूरा पाषाण कालिक स्थल। फिर हथनौरा नाम है इसका, एमपी में है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे होमो इरेक्टस की खोपड़ी, यानी जो मानव की खोपड़ी यहाँ पे मिली है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हथनौरा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश से। सागर, ये भी मध्य प्रदेश में है। यानी 3 स्थान आपको देखने को मिल रहा है। एक भीमबेटका है। भीमबेटका में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे शैलाश्रय यानी चित्रकला का हमको कुछ साक्ष्य देखने को मिलता है पुरा पाषाण कालिक समय के, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका। उसके बाद आते हैं हम पट्टने। पट्टने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक अंडा था, ठीक है, उसके अंडा किसका था? शुतुरमुर्ग का। उसके ऊपर चित्रकारी की गई है। कौन सी चित्रकारी है? रेखी, ऐसे ऐसे बना दिया गया है। तो रेखी चित्रकारी का जो पहला हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पट्टने नामक स्थान। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यही नेवासा, ये जो निम्नपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल के बीच का एक काल माना जाता है, जिसे मुख्यतः मध्य पाषाण काल कहें, मध्यपुरा पाषाण काल, इस काल का माना जाता है नेवासा को। फिर आ जाते हैं बोरी, ये कर्नाटक में है। होशंगी, ये भी कर्नाटक में है। और बेटमचर्ला, ये है आंध्र प्रदेश। रानीगुंटा आंध्र प्रदेश। अतिरपक्कम, पल्लवरम और टेरी, ये तीनों हैं तमिलनाडु। यानी अतिरपक्कम, पल्लवरम, टेरी, ये तमिलनाडु में है। अब हम आते हैं जो 2 यहाँ पे क्षेत्र मिल रहे हैं, कालपी और बेलन घाटी। बेलन घाटी जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, और कालपी भी जालौन उत्तर प्रदेश। आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हमें पूरा पाषाण काल के, वो मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्रों में मिले हैं। देखिए ये पश्चिमी क्षेत्र अगर हम कहें तो ये पश्चिमी, इसको पूर्व और पश्चिम में बांटेंगे तो मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्र में, और यहाँ पे कुछ दक्षिण में हमें मिल जाते हैं देखने को जो उत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर भारत में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे अपवाद के रूप में केवल कालपी और एक बेलन घाटी देखने को मिलता है। ऐसा कारण क्या है? देखिए इधर के क्षेत्र में जो वर्षा होता है बहुत कम होता है, और जैसे जैसे आप पूर्वी क्षेत्र में बढ़ेंगे वर्षा का जो मात्रा होगा बढ़ते जाएगी, तो वन घने होंगे। यहाँ के वन बहुत ज़्यादा घने हैं। तो आप देखेंगे जब लौह संस्कृति का विकास होगा, लोहे का हम खोज कर लेंगे, तो यहाँ पे महाजनपद काल, बहुत बहुत साम्राज्य बड़े बड़े यहाँ पे वैदिक संस्कृतियाँ धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं यहाँ आ जाएंगी। तो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से भौगोलिक रूप में जोड़ के पढ़ाएंगे आपको। तो कालपी एक बहुत बड़ा अपवाद है जो गंगा घाटी क्षेत्र में मिला है। उसके अलावा गंगा के दोआब में कोई हमें देखने को साक्ष्य नहीं मिलता है कि पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का कोई क्षेत्र देखने को मिले। तो यही सारी फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, और ये आपको याद रखने होंगे कौन कौन से लोकेशन कहाँ हैं। आप ये चाहें तो मैप बना सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे फ्लैग वाला आप याद रख लीजिएगा। आपको बताया था मैंने कि ये 2 पार्ट में, जैसे मान लीजिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये कर दीजिए, मान लीजिए ऐसे हो गया। तो जो शुरुआती में जो होता है आपका निम्नपुरा पाषाण काल, उसमें जो क्रोड उपकरण बनाते थे, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, उससे मार देते थे हथियार। लेकिन उसके बाद उसको क्या किया, इन्होंने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे उसको मतलब छोटे पत्थरों को बना के नुकीला बनाते थे। आने वाले समय में जब आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में काफ़ी नुकीले पत्थर बनते रहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसे फ्लैग उपकरण, इसमें खुरचनी, बेधनी, क्लीवर जिसको बोलते हैं, हैंड एक्स, ये सारी चीज़ें उपकरण आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये वीडियो है, अभी पहला है, अब हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये कोई पढ़ाता नहीं है, सब लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कहते हैं इससे प्रश्न नहीं आता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये वीडियो जरूरी था। आगे हम मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल पढ़ लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें, उच्च पाषाण बोल रहा हूँ, सॉरी, नव पाषाण काल, उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तब हम सीधे हड़प्पा संस्कृति शुरू करेंगे, जो सबसे ईजी और सबसे मतलब ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।